तो आज हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन और रिलेशन, अभी आपने एक चीज़ पढ़ी है रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन देखो, सबसे पहले आता है सेट, फिर आता है रिलेशन और फिर आता है फंक्शन। सेट में आप फैमिली की बात, एक सेट को आप एक फैमिली से रिलेट कर सकते हो। जैसे कोई फैमिली है, अगर एक से ज़्यादा सेट हैं, दो फैमिली हैं, तो उन दोनों फैमिली के बीच कुछ रिलेशन होगा। अब जब रिलेशन बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंडशिप बनी किसी से, तो अगर कोई दो दोस्त बनते हैं, फ्रेंडशिप ही बनी, तो फ्रेंडशिप में क्या होगा, दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ घूमने जा सकते हैं, किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो एक दूसरे से पैसे ले सकते हैं। तो जब रिलेशन बनता है तो कुछ फंक्शन भी होता है। एक्चुअली मैथ्स में अगर देखा जाए तो फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। ज़रूरी नहीं कि सारे रिलेशन एक फंक्शन हो जाएं, लेकिन सारा फंक्शन एक रिलेशन ज़रूर हो सकता है। फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है, अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B is defined as a relation from A to B such that each and every element of A has exactly one image in set B. अब फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, F such that A to B। ये जो A है ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, B जो होता है वो को डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, एक फंक्शन है जो A वाले फैमिली से लेके B वाले फैमिली के बीच में डिफाइंड है। A क्या है, इनपुट है, और B क्या है, आउटपुट है। A इनपुट के सारे एलिमेंट का सेट है और B आउटपुट के सारे एलिमेंट का सेट है। अब जो को डोमेन है, जरूरी नहीं है कि वो देखो एक और टर्म होता है रेंज। रेंज हम किसे कहते हैं, को डोमेन में तो कई एलिमेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जितने आउटपुट के लिए हमने एलिमेंट यहाँ पे रखे हैं वो सारा आउटपुट हमें मिल ही जाए। तो रेंज क्या होता है, मैप्ड एलिमेंट ऑफ को डोमेन को हम रेंज कहते हैं। ठीक, तो डोमेन का सारा एलिमेंट को डोमेन में किसी न किसी से मैप्ड होना चाहिए। यह फंक्शन की सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी डिफिनेशन है। अगर आप कोई फंक्शन A से लेके B के बीच डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ का सारा एलिमेंट जो भी डोमेन में बैठे हैं वो सब मैप हो जाना चाहिए। डोमेन के सारे एलिमेंट का को डोमेन से मैप हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर आप पहला वाला एग्जांपल देखो A में क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4, ये सारे ये क्या है, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, इनपुट के एलिमेंट्स हैं। B कोई सेट है जो कि को डोमेन है, जो भी आउटपुट आने वाला है वो इसी सेट से कहीं ना कहीं से आने वाला है। तो देखो जैसे x1 की मैपिंग y1 से है, x2 की मैपिंग y3 से है, x3 की मैपिंग y2 से हो गई, x4 की, मतलब किसकी मैपिंग किससे हो रही है उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है कि डोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी एक व्यक्ति से B से मैप हो जाने चाहिए। आप इसे ऐसा समझ सकते हो, इधर चाइल्ड है और इधर उसका पेरेंट है। हर चाइल्ड का अपना एक पेरेंट होना चाहिए यहाँ पे, ये आपको मेक श्योर करना चाहिए। मतलब डोमेन का हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, वो भी किसी एक से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि x1 y1 से भी मैप कर रहा हो और y2 से भी, है ना। एक बच्चे के दो पेरेंट नहीं होने चाहिए। दो बच्चे के एक पेरेंट हो सकते हैं लेकिन एक बच्चे के दो पेरेंट नहीं हो सकते। अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं ये फंक्शन है कि नहीं। अब x1, x2, x3, x4, यहाँ चार एलिमेंट है डोमेन के। अब x1 तो y1 से जुड़ गया, बहुत अच्छी बात है, फंक्शन के लिए पहला स्टेप पूरा हुआ। x2 y3 से जुड़ गया, एक आदमी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। x3 वाले बच्चे का पेरेंट y2 है, बिल्कुल सही है, फंक्शन है। लेकिन x4 जो है वो किसी से जुड़ा ही नहीं। x4 जो चाइल्ड है उसका इधर कोई पेरेंट है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। डोमेन का हर एलिमेंट पे फंक्शन डिफाइंड होना ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो x1 की दो इमेज है, y1 भी है और y2 भी है। अब एक बच्चे के दो पेरेंट होना तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक इनपुट डालो और दो आउटपुट मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये फंक्शन नहीं है।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x1 y1 से जुड़ा, x2 भी y1 से जुड़ा, x3 भी y1 से जुड़ा, मतलब तीन लोगों की एक ही इमेज हो गई। इधर जो होता है उसे हम इमेज बोलते हैं और इधर जो होता है उसे हम प्री इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो हर प्री इमेज की एक इमेज यहाँ पे है। अब तीन बच्चों के एक पेरेंट तो हो सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और x4 किससे जुड़ा हुआ है? y3 से जुड़ा हुआ है। तो ये एक फंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये एक फंक्शन है। यहाँ गलत लगा हुआ है, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल फंक्शंस आर रिलेशन बट नॉट ऑल रिलेशन आर फंक्शन, जो कि अभी हमने बात कही कि सभी फंक्शन कोई ना कोई रिलेशन। अगर मैं y=x² लिखूं तो ये क्या है? एक फंक्शन है, बट ये साथ में एक रिलेशन भी है। y और x में एक रिलेशन है कि x का स्क्वायर करोगे तो y मिल जाएगा, इनमें ये रिलेशन है और साथ में ये क्या है? फंक्शन भी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फंक्शन के बारे में और जानते हैं हम, कैसे चेक कर सकते हैं कोई फंक्शन है कि नहीं। इफ़ अ ग्राफ इज ड्रॉन ऑन XY प्लेन इट इज डेफिनेटली अ रिलेशन। आप XY प्लेन पे कैसा भी ग्राफ बना दो, वो क्या होगा? एक रिलेशन होगा। आप मान लो जैसे ये ग्राफ बना दिया, कुछ भी बना दिया, ये क्या है? एक रिलेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक फंक्शन हो। नाउ टू आइडेंटिफाई इफ़ इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, आप क्या करिए? ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। आप ग्राफ बनाइए फंक्शन का और y एक्सिस के पैरेलल उसमें ढेर सारी लाइनें खींचिए। अगर वो लाइन उस कर्व को सिर्फ एक ही बार कट करती है तो डेफिनेटली वो फंक्शन है। अगर वो एक से ज़्यादा बार कट करती है वो वर्टिकल लाइन, तो वो फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखोगे दो बार कट कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो फिर ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी देखोगे दो चार बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। अब कुछ ज़रूरी बात, इफ़ एक्सप्रेशन कंटेन, अब अगर कोई एक्सप्रेशन y² mod y टू दी पावर n, जहाँ पे n क्या है? इवन इंटीजर, इस टाइप के टर्म है उस एक्सप्रेशन में, सिर्फ इस टाइप के टर्म है, तो भैया ये फंक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि इस तरह के टर्म y के अगर हैं तो ये क्या कर देता है? ग्राफ को जैसे x एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक कर देता है। अगर ग्राफ ऐसा है तो इधर भी ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फॉलो नहीं करेगा, फिर ये दो बार ऐसा कट करेगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक ना? तो आप देखो तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे y की पावर ऑड में है इसलिए ये फंक्शन है। यहाँ पे देखो y की पावर इवन आ गई तो ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो तो y की पावर ऑड है तो ये फंक्शन है। तो अभी हमने देखा कि फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, f सच दैट a टू b, a से b में जा रहा है, a इनपुट है, b आउटपुट का सेट है। अब fx इज इक्वल टू x², जैसे हमने ये फंक्शन लिखा, तो इसमें x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये बस एक नोटेशन है, हमने y इज इक्वल टू fx बोला इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। अगर हम ऐसा बोलते x इज इक्वल टू fy तो x डिपेंडेंट वेरिएबल बनता, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता। तो वो सिर्फ एक नोटेशन के तौर पे आप इसको ले सकते हो। f सच दैट a टू b, दो हमारे सेट हैं, y जो है वो a को अगर बिलोंग कर रहा है और x अगर b को बिलोंग कर रहा है, मतलब जो इनपुट है वो y है, आउटपुट x है, तो x डिपेंडेंट बन जाएगा और y इंडिपेंडेंट बन जाएगा, जो कि अभी बताया आपको। अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन गिनना है, मान लो आपको एक फंक्शन डिफाइंड है a से b में, आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन गिनना है। जो इनपुट वाला सेट a है, डोमेन वाला सेट, अगर उसमें m एलिमेंट है और जो y को डोमेन वाला सेट उसमें n एलिमेंट है, तो आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे गिन सकते हो? फंक्शन वर्ड मतलब क्या है? फंक्शन गिनने का मतलब है मैपिंग गिनना। फंक्शन गिनने का क्या मतलब है? मैपिंग गिनना। मैपिंग मतलब इधर m लोग हैं, इधर n लोग हैं,
इनका मैपिंग कितने तरीके से बना सकते हो। ऐसे इधर 1 2 3 मैं लिखूँ, इधर 4 5 6, तो इनकी मैपिंग आप कितने तरीके से कर सकते हो वो कहलाता है कि कितने फंक्शन बनेंगे। जैसे मैं x1 की मैपिंग कराना चाहता हूँ, x1 को किसी के साथ बिठाना चाहता हूँ, ये y1 के साथ बैठ सकता है, y2 y3। तो अगर आप देखोगे तो x1 के पास टोटल n तरीके होंगे, तो x1 के पास टोटल n तरीके हैं। अब x2 के पास भी n तरीके हैं, x1 के पास n है तो x3 के पास भी n तरीके होंगे, क्योंकि जिससे x1 मिल चुका है x2 भी उससे मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर इसके पास n तरीके हैं तो सबके पास n तरीके होंगे। तो n इंटू n इंटू n आपको करना पड़ेगा कितनी बार, m टाइम्स, तो ये हो जाएगा n की पावर m। तो ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा। every element of A will have n options in B, hence total number of function n is equal to nc1 into nc1 into nc1। वही है जो अभी बताया, n को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, m बार। क्यों? क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट के पास n तरीका है, क्योंकि इधर कितने लोग हैं, n लोग हैं। इफ अ फंक्शन अब ये सवाल देखते हैं। इफ अ फंक्शन हैज 5 एलिमेंट इन इट्स डोमेन, ठीक है, 6 एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। अब कह रहा है कि A में 5 एलिमेंट है और B में 6 एलिमेंट है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं अगर कोई कंडीशन नहीं दिया। तो अभी हमने देखा n की पावर m, यानी कि b की पावर a, b में कितने लोग 6, a में कितने लोग 5, तो इसलिए 6 की पावर कितना हो गया, 5। इफ 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव नॉट मैप्ड। अब कह रहा है कि इधर जो b में है उसमें से 2 एलिमेंट हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो अभी b में 6 लोग थे, अब 2 एलिमेंट हटा दोगे तो b में कितने लोग बचेंगे, 4। तो अब b की पावर a करोगे तो b की जगह पे अब 6 नहीं बल्कि कितना आएगा, 4। अब यहाँ पे बोला टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब आपको पता है कि आप कौन सा एलिमेंट हटा रहे हो, इसलिए हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिंपली 6 में से 2 हटा दिया। इफ़ एनी 2 एलिमेंट ऑफ, अब देखो यहाँ एनी आ गया और यहाँ पे क्या था, पर्टिकुलर था, तो जब पर्टिकुलर आएगा तो सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पीएनसी की बात है। इफ़ एनी 2 एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट नॉट बी मैप। अब कह रहा है कि कोई 2 एलिमेंट मैप नहीं होना चाहिए, तो हमने 6 में से क्या किया, कोई 2 एलिमेंट उठाया, ठीक है, 6 में से 2 एलिमेंट उठाया। किस लिए उठाया, ताकि हम उसे b से हटा सकें, क्योंकि b में 6 लोग हैं, कोई 2 को हटाना है, तो हमने 6 में से 2 को हटाया। हमारा दिमाग सवाल पूछेगा ना कि भैया इन 6 में से किन 2 को हटाना है, उन 6 में से 2 लोग को हटाया। अब कितने लोग बचे, 4, तो b की पावर a, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। इफ़ एनी 1 एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट नॉट बी मैप्ड। अब कह रहा है भैया कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट मैप नहीं होगा, तो तुम ही सोचो। अभी हमने क्या देखा कि फंक्शन कब बनता है, जब डोमेन के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से मैप्ड हो जाएं, और अगर डोमेन का एक भी एलिमेंट मैप नहीं हुआ तो ऐसे फंक्शन, वो फंक्शन ही नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं नॉट पॉसिबल या n = 0। अब आप सबको पता है डोमेन क्या है, इनपुट है। फंक्शन एक मशीन है, उस मशीन में जितने तरीके से आप इनपुट रख सकते हो उसे डोमेन कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड y = fx, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है ऐसी वैल्यू। जैसे अगर मैं कहूँ कि fx = मान लो मैं 1/x लिखूँगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे x = 0 नहीं हो सकता, x जो है वो 0 नहीं हो सकता, अगर क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो ये कहाँ भागेगा, इन्फिनिटी की तरह। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मशीन है या ये जो फंक्शन है ये 0 को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये 0 को इनपुट के तौर पे नहीं ले सकता। तो इसका अगर डोमेन लिखने जाओगे तो आप r-0 लिखोगे कि भैया x की जगह पे तो कुछ भी रख दो, बस 0 मत रखना। अब रूल्स टू फाइंड डोमेन, वही बात जो अभी कर रहे थे। अगर
अब देखो, कभी भी डोमेन निकालना है तो आपको मजबूरियों पे खेलना है। फंक्शन की जो मजबूरी है, मजबूरी पे खेलो। फंक्शन की मजबूरी पे आपको खेलना आना चाहिए। तो अगर फंक्शन की मजबूरी पे खेलना है हमें, जैसे मान लो कोई फंक्शन इस प्रकार का है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप क्या कहोगे, इस फंक्शन की मजबूरी क्या है? बेचारा gx जो है वो जीरो नहीं हो सकता। बेचारा gx जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया gx डिनोमिनेटर में बैठा है, और डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो हमें पता है ये कहाँ भागता है, इन्फिनिटी की तरफ। अब अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा है जो रूट में कैद है, तो उस फंक्शन की क्या मजबूरी हो गई? वो फंक्शन बेचारा निगेटिव नहीं हो सकता, उसको क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट डिफाइंड है फंक्शन। अब अगर इन दोनों का कॉम्बो आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर से रूट भी आ गया, तो दोनों का मर्ज करके केस लगेगा। ये कहेगा भैया जीरो मत होने देना, ये कहेगा भैया नेगेटिव मत होने देना। तो आप gx को स्ट्रिक्टली क्या कर दोगे? पॉजिटिव। अब अगर इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन है gx की पावर m/n, और m और n को प्राइम नंबर है, और उससे भी बड़ी बात n जो है वो इवन नंबर है। जैसे gx की पावर मान लेते हैं 1/2 ले लिया, gx की पावर 3/4 ले लिया, तो ये क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में इवन नंबर आ रहा है। तो कभी भी इवेंथ रूट आए, इवन नंबर आए पावर की डिनोमिनेटर में, तब भी आपको यही वाला केस लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये भी तो वही केस है ना, gx की पावर 1/2, इसी का ये इलेबोरेटेड फॉर्म है, सेकेंड का फोर्थ। तो सेकेंड फोर्थ सेम ही चीज़ है। तो आपको gx को क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में सवाल आया, सर आपने कहा कि अगर n इवन है, डिनोमिनेटर पावर की डिनोमिनेटर में इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ जो बैठा है बंदा उसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर n ऑड नंबर है, तो तब कोई टेंशन नहीं, तब आपको gx पे कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ऑड नंबर आ रहा है तो नो कंडीशन, इवन नंबर आ रहा है तो कंडीशन। अब मान लो कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन से मिलके बना है, वो दो फंक्शन के प्लस माइनस से बना है, जैसे gx प्लस hx। जैसे मैं कोई फंक्शन लिखूँ fx इक्वल टू gif(x) प्लस log x, तो ये दो फंक्शन से मिल के बना है। तो आपको जब भी आप ऐसे फंक्शन का डोमेन निकालने जाएं, तो आप दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकालो। एक का मान लो d1 आया, एक का d2, और फिर दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल लो, यानी कि इंटरसेक्शन निकाल लो, ऐसा कुछ। तो इस प्रकार से आप डोमेन निकाल सकते हो। फिर जैसे अगर fx इक्वल टू मान लो gx/hx दिया हुआ है, gx/hx, तो बताओ फिर 6 वाले में क्या कंडीशन हो सकती है? अब fx इक्वल टू मान लो ऐसा gx/hx लिखा हुआ है, सर डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर में है, तो इसको 0 होने का कोई अधिकार नहीं है। hx जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, डोमेन d1 इंटरसेक्शन d2 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब d1 इंटरसेक्शन d2 क्यों लिख दिया यहाँ पे भाई? हो सकता है gx में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा। तो मैंने इसका d1 मान लिया और इसका d2, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों का जो भी कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हम लिख लेंगे। अब मान लो log आ गया ऐसे, ये log जो आया,
इसके बेस में भी वेरिएबल है और आर्गुमेंट में भी वेरिएबल है। सर जो बेस होता है ना, बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। बेस को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता और बेस को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ेगा। आर्गुमेंट थोड़ा सीधा आदमी है, वो कहता है भैया एक ही कंडीशन चाहिए मुझे बस निगेटिव मत होने देना। तो आर्गुमेंट क्या कहेगा, मुझे हमेशा पॉजिटिव रखो, और बेस क्या कहेगा, मुझे पॉजिटिव रखो और मुझे कभी 1 के बराबर मत होने देना। तो लॉग आए और उसमें बेस और आर्गुमेंट दोनों वेरिएबल हो तो 1 2 3 कंडीशन आपको लगानी पड़ सकती है, लगानी पड़ेगी। मान लो एनसीआर में एन भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो आपको पता है जो यहाँ पे बेस में लिखा होता है वो हमेशा एन से, जो आर होता है वो एन से हमेशा छोटा होता है या उसके बराबर होता है। तो एक कंडीशन आपको क्या दिखेगी, जी एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स। और एक कंडीशन और दिखनी चाहिए आपको, एफ एक्स और जी एक्स जो होने चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर होना ही चाहिए। फिर जैसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शन जो यूज़ होने वाले हैं, मॉड की प्रॉपर्टीज़ है। अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो इसको फटाक से मॉड हटता है तो प्लस माइनस में बढ़ता है। मॉड एक्स अगर ए से छोटा है तो एक्स ए से छोटा तो होगा लेकिन एक्स माइनस ए से बड़ा भी आएगा। तो एक पॉजिटिव पार्ट में भी खुलता है, एक नेगेटिव पार्ट भी आता है। तो मॉड हटेगा तो एज इट इज़ ऐसा आ जाएगा, और मॉड नेगेटिव में खुलेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी पलट जाएगी, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए आ जाएगा। दोनों का कॉम्बो यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो आप इसे एज इट इज़ याद रख सकते हो। मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स लेस देन माइनस ए, ऐसा कर सकते हो। लॉग बेस ए बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन ए टू द पावर सी। कब करेंगे, जब देखो ये लॉग को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इस तरह की इनइक्वालिटी है तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, लॉग बेस ए बी इज ग्रेटर देन सी लिखा है तो b ग्रेटर देन, ये जो a है बेस का वो c के बेस में चला जाएगा तो a की पावर में c चला जाएगा। और ये कब होगा, जब बेस जो है वो 1 से बड़ा हो। अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी देखो ग्रेटर थी तो यहाँ ग्रेटर है, लेकिन जैसे ही बेस 1 से छोटा हुआ इनइक्वालिटी यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ क्या हो जाएगी, लेस देन की हो जाएगी। ठीक, तो ये ध्यान में रखना। GIF की इनइक्वालिटी भी आप याद रखो। अगर GIF(x) m से बड़ा है n से छोटा है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसे इक्वलिटी में बदलो। GIF(x) m से बड़ा है, अच्छा GIF(x) मतलब कि इंटीजर, m से बड़ा इंटीजर, तो m से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होता है, m प्लस 1। तो अगर ये m के बराबर नहीं है तो मतलब GIF(x) की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, m प्लस 1, इसलिए इक्वलिटी के साथ हम m प्लस 1 लिखेंगे। n से छोटा, तो n से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होता है, n माइनस। अब इक्वलिटी में चेंज हो गया तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, देखो ग्रेटर वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। GIF(x) अगर m प्लस 1 से बड़ा है तो x भी m प्लस 1 से बड़ा होगा। और लेस देन में क्या फ़र्क पड़ता है, लेस देन में इक्वलिटी हट जाती है और n-1 के जस्ट आगे वाला इंटीजर लिख देंगे। अगर मान लो GIF(x) लेस देन इक्वल टू 2 लिखा है तो आप x के बारे में क्या कह सकते हो, लेस देन 2 प्लस 1, यानी x जो होगा वो 3 से छोटा होगा, ऐसा कहेंगे हम। तो इनइक्वालिटी वगैरह है 11th में आपने पढ़ा था, अच्छे से इसको देख लेना। फिर इधर डोमेन के कुछ सवाल हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। जैसे पहला सवाल में अगर हम देखें, अगर इसका डोमेन निकालना है तो e टू दी पावर में फ्रैक्शनल पार्ट है प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है। अब अगर आपसे मैं इसका डोमेन पूछूं, भैया डोमेन, क्या आप डोमेन बता पाओगे इसका? सर जी देखिए,
ये डिनोमिनेटर में है, इसको जीरो नहीं होना चाहिए। 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी जब 1 के बराबर ही नहीं होता तो ये जीरो कैसे होगा? मतलब ये कदापि जीरो नहीं होने वाला है वैसे भी। ठीक है, तो सर फिर एक का ही दिक्कत थी इसमें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो देखने में लग रही थी, लेकिन एक्चुअल में कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। फ्रैक्शनल पार्ट तो कभी 1 की बराबरी करेगा ही नहीं, मतलब डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो बनेगा ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में भी कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर से तो हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कुछ भी वैल्यू दे, ये कुछ भी वैल्यू दे, सब चलेगा। तो हम कह सकते हैं इसके डोमेन का x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R। फिर जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखो ये रूट में है, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस जी आई एफ, सॉरी ये जी आई एफ एक्स है, x माइनस जी आई एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। और हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। समझे? तो इसलिए हम यहाँ भी x बिलोंग टू R बोल देंगे। अब लेकिन यही चीज़ अगर डिनोमिनेटर में चली गई तो डिनोमिनेटर में क्या सीन होगा, सर ये ऐसा कुछ बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा जी, फ्रैक्शनल पार्ट है तो निगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट की एक दिक्कत है कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो सकता है, और डिनोमिनेटर में जीरो कदापि नहीं आना चाहिए, कदापि नहीं आना चाहिए। तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब देता है, फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब देता है सर, जब x इंटीजर हो, इंटीजर पे ही तो जीरो देता है। तो हमारा दुश्मन कौन है, इंटीजर, इसलिए हम पूरा रियल नंबर लेंगे लेकिन उसमें से किसको भगा देंगे, इंटीजर को। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है। अगर 1 रखोगे देखो जीरो बनेगा, 2 रखोगे जीरो बनेगा, इसलिए ये सब दिक्कतें हैं। अब जैसे ये सवाल है, x माइनस मॉड एक्स है रूट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि भैया x माइनस मॉड एक्स तुम स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहो, ना तुम निगेटिव हो सकते हो ना तो तुम जीरो हो सकते हो। मतलब x को स्ट्रिक्टली किससे बड़ा होना पड़ेगा, मॉड x से, x को स्ट्रिक्टली मॉड x से बड़ा होना पड़ेगा। बट रियलिटी क्या है, x जो है वो मॉड x की बराबरी कर सकता है लेकिन मॉड x से बड़ा नहीं हो सकता। x जो है वो मॉड x की बराबरी कर सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लो। इसलिए ये बात तो कभी सत्य हो ही नहीं सकती कि x अपने मैग्नीट्यूड से बड़ा हो जाए। तो ये इसलिए हम कहेंगे x बिलोंग टू 5। अब यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर में है तो आप कहोगे मॉड x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब x जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू मॉड x होना चाहिए। और अभी हमने देखा ये तो ऑलवेज सत्य वाली बात है, इसलिए यहाँ पे आ गया x बिलोंग टू R। अब एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये फंक्शन लिखा हुआ है जी आई एफ में x माइनस वन मॉड में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जी आई एफ ऑफ x माइनस वन नॉट इक्वल टू 1 है, जी आई एफ ऑफ x माइनस वन इज ग्रेटर देन 0, 4 माइनस स्क्वायर। अब ये 3 कंडीशन भैया अभी लॉग के बारे में बताया कि 3 कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी। पहली कंडीशन बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन बेस निगेटिव नहीं हो सकता, बेस को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन जो आर्गुमेंट है उसको वो निगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये मॉड में लिखा है और हमें पता है मॉड कभी निगेटिव हो नहीं सकता। तो मॉड के साथ क्या दिक्कत हो सकती है सर, मॉड जो है वो 0 तो हो सकता है और लेकिन आर्गुमेंट में 0 भी अलाउड नहीं है। तो निगेटिव वाली समस्या हटी लेकिन 0 वाली समस्या अभी भी डटी हुई है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया जो मॉड के अंदर बैठा है उसको बोलो तुम 0 ना होना।
कुछ भी हो जाओ लेकिन जीरो ना होना। तो ये जीरो कब कब हो रहा है, ±2 पे। तो x जो है वो +-2 नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। बाकी इधर तो GIF की इनइक्वलिटी अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको। GIF x-1 > 0 है। इंटीजर जो होता है वो बाहर चला जाता है, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये ऐसा है। इंटीजर जो होता है वो बाहर कर सकते हैं इसे, तो GIF x > 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसे इक्वलिटी में बदलेंगे। तो 1 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन होता है, 2। और जैसे ये आया GIF हटा दो, x > 2, यही आपका बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो GIF of x - 1 नॉट इक्वल टू 1 है, तो 1 - 1 उधर गया, तो ये GIF x नॉट इक्वल टू 2 हो गया। मतलब x कहाँ से कहाँ नहीं हो सकता, 2 से 3, क्योंकि 2 से 3 में अगर रहेगा x तो वो किसके बराबर उसका GIF हो जाएगा, 2 के बराबर, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो इसका 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 इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकाल पाओगे क्या? बोलो भैया, इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो 2 से 3 जा रहा है ये ऐसा 2 से बड़ा, चलो ये चला गया, 2 के बराबर नहीं हो सकता इसलिए हटा दिए। और कह रहे 2 से 3 भी नहीं हो सकता, इसलिए 2 से 3 वाला रीजन काटना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। फिर if fx has domain 0 से 1 then find the domain of f of e to the power x और f of log x। fx की जो डोमेन है वो 0 से 1 में है। अब fx का डोमेन का क्या मतलब हुआ कि मतलब fx को जो इनपुट मिलना चाहिए इस मशीन को वो 0 से 1 के बीच में मिलना चाहिए। अब इनपुट से पहले ही कोई आके बैठ गया e की पावर x, तो फंक्शन को अब x से मतलब नहीं है। फंक्शन के लिए इनपुट कौन हो गया है, e की पावर x। फंक्शन के लिए डोमेन x वाला पार्ट नहीं है, e की पावर x हो गया। मतलब ये जो 0 से 1 है वो x नहीं हो गया, अब वो हो गया है e की पावर x, क्योंकि फंक्शन का इनपुट कौन डिसाइड कर रहा है, e की पावर x। तो हम कहेंगे भैया e की पावर x को 0 से 1 तक की वैल्यू ही देनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन यही डाइजेस्ट कर सकता है। तो e की पावर x अगर 0 से 1 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, e की पावर x e की पावर -∞ से e की पावर 0 के बीच लाई कर रहा है। मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -∞ से 0 के बीच में लाई करेगा। सेम कहानी यहाँ पे, अगर यहाँ इनपुट में लॉग बैठा है तो इस बार लॉग को 0 से 1 होना पड़ेगा, और लॉग 0 से 1 को क्या लिख सकते हैं, log 1 से log e। तो हम कह सकते हैं x जो है वो 1 से लेके e तक लाई कर रहा है, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप देख लेना अपने से, एक बार ट्राई करना। अब आते हैं डोमेन हमने देख लिया, अब हम आते हैं रूल्स टू फाइंड रेंज में। तो अगर आपको रेंज निकालना है फंक्शन का, वो भी नोन फंक्शन से अननोन फंक्शन की, अगर आपको रेंज निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। आपको देख लो कि पहला तरीका है कि कोई स्टैंडर्ड फंक्शन जिसकी रेंज आपको पता है, जैसे mod x आ गया, तो मुझे इसकी रेंज पता है कि ये निगेटिव तो होगा नहीं, > 0 होगा। मुझे पता है e की पावर x की जो रेंज है वो भी मुझे पता है, e की पावर x जो है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। x स्क्वायर की भी रेंज पता है, > 0 होता है। log x की भी रेंज पता है, -∞ से +∞। GIF भी पता है कि वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू देता है। इस टाइप के फंक्शन की भी रेंज हम AMGM से निकाल सकते हैं। अगर वो फंक्शन प्लस उसका रेसिप्रोकल आ रहा है तो इनका सम हमेशा > 2 होता है। x + 1/x इज <-2 कब होगा, जब x नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो ये > 2 होगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सही बात है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की भी हमें रेंज पता है, sin x cos x सब की रेंज हमें पता ही है, तो इनकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ये छोटा सा क्वेश्चन, आपको बस देखना है कि क्या इसमें कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसकी रेंज आपको पता है। अगर ऐसा है
जैसे आपको e की पावर x की रेंज पता है, 0 से इन्फिनिटी तक पता है आपको e की पावर x की रेंज 0 से इन्फिनिटी। तो e टू द पावर x प्लस 1 फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5। फिर अब देखो, आपको जिसकी रेंज पता है आप वहाँ से स्टार्ट करो। जैसे मुझे e की पावर x की रेंज पता है 0 से इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। लेकिन मुझे बनाना क्या है, e टू द पावर x प्लस 1। तो भैया e की पावर x में 1 ऐड कर दो। फिर इधर सर 0 है तो इधर भी तो 1 ऐड होगा। इन्फिनिटी महाशय में 1 ऐड करने का कोई मतलब नहीं, वो तो इन्फिनिटी ही रहेगा। तो e की पावर x प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रहा है। लेकिन सर हमें तो स्क्वायर बनाना है, तो कर दो भैया स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर कर दो, e टू द पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। तो स्क्वायर करने से इसके रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम फाइनल स्टेप करेंगे 5 का माइनस। तो इधर 5 का माइनस हुआ तो 1 में 5 का माइनस होगा -4। और फिर वही बात, इन्फिनिटी में 5 माइनस करो, 5 जोड़ो, इन्फिनिटी को कछु फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब दूसरा तरीका रेंज निकालने का, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। अब देखो ये काम कब कर सकते हैं, ये काम आप तब कर सकते हो जब लीनियर बाय लीनियर फंक्शन हो आपके पास। जैसे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 y इक्वल टू लिखा है, या फिर इस तरीके का फंक्शन हो, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे ही एक्स स्क्वायर हो, ऊपर e की पावर x है, मतलब जो नॉन फंक्शन ऊपर वही नॉन फंक्शन यहाँ पे हो। अगर ऐसा है तब आप कर सकते हो ऐसा। तो आपको सिंपली करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, y से मल्टीप्लाई करा दिया और y वाला टर्म एक अलग करना है, x वाला टर्म अलग करना है। तो देखोगे तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया, एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर दिया, y को एक तरफ कर दिया। तो x को हमने किसके टर्म में निकाल दिया, y के टर्म में। अब एक्स स्क्वायर कहेगा भैया एक्स स्क्वायर कहेगा भैया मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूँ, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे सामने तुम आ गए हो तो तुम भी पॉजिटिव हो जाओ। तो 3y अपॉन 1 प्लस वाई क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से इनफिनिटी, ऐसा कुछ। अच्छा सर आपने ऐसा क्या कैसे लिख दिया, ये क्या लिख दिया आपने। अरे भैया बेबी कर्व मेथड भूल गए क्या। बेबी कर्व मेथड क्या कहेगा, रूट को प्लॉट करो तो एक रूट है -1 और दूसरा रूट है 0। फिर ये कैसा चलता है, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमने कौन सा रीज़न ले लिया, प्लस वाला। तो बेबी कर्व मेथड से ही चलेगा ये, है ना। -1 0 ले लो, प्लस माइनस प्लस कर दो, तो 0 से इन्फिनिटी वाला रीज़न ये, और -इन्फिनिटी से -1 वाला रीज़न ये दोनों रीज़न आपके काम का है। बस ये ध्यान रखना y -1 नहीं हो सकता, नहीं तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, बिल्कुल सेम। अब मान लो किसी क्वाड्रेटिक की रेंज आपको निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकालने का बेसिकली 2 तरीका हो सकता है। या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाइए, या तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाइए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो आप जानते ही होगे, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी अब आप जान गए हो क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ने के बाद। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले की बात करूं तो इसमें 2 फार्मूले हमने पढ़ा था। अगर a पॉजिटिव हो तो रेंज -d/4a से इन्फिनिटी होता है, a नेगेटिव हो तो रेंज -इन्फिनिटी से -d/4a होता है। तो अगर क्वाड्रेटिक x के टर्म में ना हो के किसी एनी अदर स्टैंडर्ड फंक्शन के टर्म में हो, देन आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना होगा, तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, ठीक ना।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी बात समझ में आनी चाहिए अच्छे से। जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस, एक बार चेक कर लेता हूँ ये रिकॉर्डिंग सही से चल रही है ना। हाँ चल रही है, रिकॉर्डिंग बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छे चल रही है। अरे कहाँ गया भाई, अच्छा ये तो इंस्टॉलिंग में चला गया, 1 मिनट रुकते हैं, कभी कभी हो जाता है बड़े बड़े टैब में छोटी छोटी बातें। लो भैया हो गया। तो हम कहाँ पे थे, रेंज पे थे ना, रेंज पे, हाँ यहीं पे तो थे। हाँ जैसे मैंने कहा था कि ये हमने एग्जांपल लिया था कि ये जो है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन ये x में ना होके साइन x में है क्वाड्रेटिक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, d वाला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, आपको इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले 2 टर्म्स वैसे ही लिखा रहने दो, बस फिर क्या करो, यहाँ देखो कि यहाँ जो टर्म है वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट जितना है उसका आधा करो, तो 4 का आधा कितना हुआ 2, और 2 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा और 2 का स्क्वायर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने इसको 9 को ही लिख दिया 4 + 5, तो 2 का स्क्वायर यहाँ और ऐड हो गया, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि 9 को ही हमने तोड़ के लिखा। तो आपको साइन स्क्वायर का साइन यहाँ आ जाएगा और 4 का 2 आ जाएगा, तो साइन x + 2 का होल स्क्वायर + 5। साइन x + 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, साइन x जो है वो -1 से +1 लाई करता है, तो साइन x + 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 से लेके 3 के बीच में। अब ये देखो पहला वाला टाइप हो गया है, अब ये मत बोलना कुछ नया आ गया। पहले वाले टाइप में हमने क्या सीखा था, जिस स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज मुझे पता है मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा और जो जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं ऐड माइनस या स्क्वायर करता जाऊँगा। साइन x में 2 जोड़ा तो इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब फाइनल स्टेप क्या है, जो भी आया उसमें 5 ऐड कर दो, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करने लगा, 6 से लेके 14 तक। अब अगर टर्म्स पॉजिटिव है तो आप AMGM इनइक्वालिटी का यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइंड रेंज ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x + 4। अगर मान लो इसकी रेंज निकालनी हो आपको, तो खैर ये तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई फंक्शन है और साथ में उसका रेसिप्रोकल है तो वो 2 से बड़ा होता है अगर वो पॉजिटिव है। तो जैसे मैंने AM लगाया, AM > GM, तो AM के लिए क्या होता है, सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा, तो e⁻x + 1/e⁻x/2 ये AM हो गया। GM के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डेटा का मल्टीप्लाई और पावर में 1/n जितने टर्म है, तो ये कैंसिल होके अब 2 को इधर भेज दो तो 2 × 1 इधर बन गया। तो यहाँ से दिख गया कि किससे बड़ा है, 2 से, लेकिन हमें फाइनली किसकी रेंज चाहिए, इसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए 4 और ऐड करो तो 2 में और 4 ऐड हुआ, तो ये किससे बड़ा हो गया, 6 से। मान लो आपको इर्रेशनल फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो आप क्या करिए, gx में मान लो जो भी फंक्शन है उसमें पावर अगर m/n ऐसी लगी हुई है, तो आप क्या करो, पहले भूल जाओ पावर क्या है, पावर को भूल ही जाओ, जो अंदर बैठा है ये gx, इसकी रेंज निकालो पहले। तो फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ gx एंड रिमूव नेगेटिव पोर्शन एंड आफ्टर पुट m/n पावर। क्या कह दिया सर आपने बड़ी गंभीर बात हो रही है यहाँ पे। गंभीर बात यह है कि ये जो gx है, पहले आप इसकी रेंज निकालो ना, जो अंदर बैठा है। अब मान लो gx की कुछ रेंज आई, m से n आई, अगर आपको लगता है कि m से n में एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, जो पावर इधर है वही पावर m में लगा दो, वही पावर n में लगा दो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं,
इसकी रेंज में कुछ निगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, तो आपको निगेटिव पोर्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि वही बात हुई, इवन रूट जो होता है वो निगेटिव नंबर पे नहीं लग सकता। -2 में कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हम इसको। तो अगर मान लो कोई फंक्शन है, उसकी रेंज -1 से 3 है, तो आपको उसकी रेंज क्या लिखनी पड़ेगी, 0 से लेके 3 लिखनी पड़ेगी। आपको -1 से 0 वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। अब आप जितनी पावर लगाना है हर जगह लगा दो वो पावर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। अगर हाँ ऑड नंबर आ रहा है, n जो है ऑड नंबर है, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस gx की रेंज निकालो और उसमें m/n पावर लगा दो, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मान लो इसकी रेंज निकालनी है, फाइंड द रेंज ऑफ अंडर रूट दिस। तो आप क्या करिए, x² - 4x - 20, ये जो भी क्वाड्रेटिक है इसका d देखोगे पॉजिटिव आ रहा है और a भी पॉजिटिव है। तो मैंने क्या किया, इसका रेंज निकाला डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले से, -d/4a से इन्फिनिटी। तो कितना आया, -24 से इन्फिनिटी आ रही है इसकी रेंज। तो gx -24 से इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन हमें इवन पावर क्योंकि लगानी है, रूट लगाना है, 1/2 पावर लगानी है, तो हमने क्या किया, माइनस वाला पार्ट ही खा गए हम। -24 से स्टार्ट करने की जगह हम सीधा कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से। भैया 0 के उधर जाएंगे तो निगेटिव नंबर आएगा। तो अब 0 से इन्फिनिटी कोई नंबर है तो उस पर रूट लगाओ, तो 0 पे भी रूट लगाओ, इन्फिनिटी पे भी लगाओ। अब 0 पे रूट लगाने से तो 0 को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इन्फिनिटी तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो इसकी रेंज निकालनी है, 4e⁻x - 8⁻3/5। तो आप पहले gx की रेंज निकालो। 4e⁻x हमें पता है ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा, तो 4e⁻x - 8 किससे बड़ा हो गया, -8 से बड़ा हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इस बार ये ऑड नंबर आया है डिनोमिनेटर में पावर के, तो आपको कुछ निगेटिव हटाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर इधर पावर 3/5 लगाया है तो इधर भी आपको पावर 3/5 लगाना पड़ेगा। आप सिंपली रेंज कह सकते हो -8 की पावर 3/5 से लेके इन्फिनिटी तक। तो वही बात है, अगर डिनोमिनेटर में ऑड नंबर आ रहा है तो आपको निगेटिव पोर्शन डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव पोर्शन इस तरह के केस में डिलीट किया जाता है। अब जैसे मान लो आपको इस तरह के फंक्शन की रेंज निकालनी हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे ये फंक्शन है, आप वही करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y x सब मिला दो और फिर इस फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाओ, x² + bx + c = 0 के फॉर्म में। हाँ, जो कोफिशिएंट होंगे वो y के टर्म में होंगे, बस ये आपको दिखेगा। आप x² का टर्म अलग करो, x का टर्म अलग करो, बाकी टर्म अलग करो। तो अब आप क्या करोगे, ये ऐसी क्वाड्रेटिक बन गई है जिसका आपको डिस्क्रिमिनेंट > 0 करना है। क्यों, क्योंकि जो इस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे, जो y के टर्म में रूट आने वाले हैं, y की जो वैल्यू आने वाली है वो तो रियल नंबर में ही आएगी। तो हम कह रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होने चाहिए, इसलिए हमने d > 0 का केस लगा दिया। तो d > 0 का केस लगाओगे, 2 फैक्टर यहाँ है और वेविकर मेथड लगाओगे तो y की आपको रेंज दिख जाएगी। यही रेंज है इस फंक्शन की। अगर आपको इस तरह के फंक्शन की रेंज निकालनी है, a sin x + b cos x, तो ये आप याद रख सकते हो, -√a² + b² से +√a² + b²। sin x + cos x की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -√2 से +√2 आ जाएगी, वेयर x बिलोंग टू क्या है, r है। ठीक है, तो अब ये x बिलोंग टू r है, तो आपने -√2 से +√2 कह दिया। लेकिन मान लो x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता, 0 से π/2 में होता, तब तो sin x भी नेगेटिव नहीं हो सकता था, cos x भी नेगेटिव नहीं, तो वो -√2 वैल्यू कैसे देगा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x + cos x की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो, ये ग्राफ से, ये
येलो वाला जो ग्राफ है ये cos x का है, ये वाला ग्राफ cos x का है, और ये ग्राफ जो है ये sin x का है, और ये जो ग्राफ चल रहा है ये sin x प्लस cos x का है। तो अगर आप 0 से π/2 वाले इंटरवल में देखो तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, √2। तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और इस इंटरवल के लिए खासकर याद रखना पड़ेगा। तो आज हमने फंक्शन का एक बेसिक टॉपिक मेन ख़त्म किया है, डोमेन और रेंज का। तो इस नोट्स को अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना, फिर हम अगली वीडियो में देखते हैं आगे का टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।